नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 31 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल GPT-4 से संबंधित है। GPT-4 जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्या कंसर्न्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट जो आर्टिकल है आज का वो ई वेस्ट से संबंधित है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा एनेक्डोट मान लीजिए, जिसे आप फिलोसफिकल एसेज में इस्तेमाल कर सकते हो। मनी के बारे में, सेटिस्फेक्शन के बारे में कुछ लिखना हो तो वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है, एक बार ना एक पर्सन बोला जिसका नाम ए था कि यार पिछले महीने ना मेरे एक अंकल की डेथ हो गई और वो अंकल मेरे लिए $50,000 छोड़ के गए, उनका परिवार नहीं था। और फिर उसी पर्सन ए ने बोला इससे भी ज़्यादा, पिछले हफ्ते मेरे एक भाई की डेथ हो गई, उसका भी परिवार नहीं था, वो मेरे लिए $38,000 छोड़ के गया, लेकिन फिर भी मैं डिप्रेस हूं। क्यों डिप्रेस हो? बी ने पूछा ए से, क्यों डिप्रेस हो? कि यार इस हफ्ते किसी की डेथ नहीं हुई। समझ गए? मतलब ए के लालच को बताती है ये बात। 2 रिश्तेदारों की डेथ हो गई, वो पैसे छोड़ के गए। एक्सपेक्टेड आंसर ये था, वो ए बोलेगा कि यार पैसा तो आनी जानी चीज़ है, मेरे अपने मारे गए, लेकिन उसने बोला मैं डिप्रेस इसलिए हूँ क्योंकि इस हफ्ते किसी की डेथ नहीं हुई। तो पैसा जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, कितना ही पैसा आ जाए। दुनिया में पैसों की रेस चल रही है, लेकिन हमेशा देखो कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा रहेगा ही जो आपसे ज़्यादा अमीर है, आपसे ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, आपसे ज़्यादा संसारिक जो भोग है, मतलब मेटलिज्म है, उसको कंज्यूम कर रहा है। तो ये रेस जो है वो अंधी रेस है। आपको डिसाइड करना है कि आप इस रेस में शामिल होना चाहते हो या फिर नहीं होना चाहते हो। एक और स्टोरी है लेकिन आज नहीं बताऊंगा, वो कल बताऊंगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देव कल यानी 30 मार्च को 99 साल पूरे हो गए वाइकोम सत्याग्रह को आयोजित हुए। वाइकोम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 30 मार्च 1924 को। तो इस मूवमेंट पर बहुत सारी सरकारें, जैसे केरला की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, आंध्रा की सरकार सेलिब्रेशंस कर रही हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी ना वाइकोम सत्याग्रह वाली, ये सोशल ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थी। सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा सिंबल है। टेम्पल एंट्री से संबंधित ये मूवमेंट थी। देखो आज़ादी से पहले केरला में ना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी। मतलब लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को इजाज़त नहीं थी ना सिर्फ मंदिर में एंटर करने की, बल्कि मान लीजिए मंदिर है, मंदिर को जो रोड जाती है ना, उस रोड पर भी मंदिर के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं थी सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को उस समय। मतलब समझ गए? मंदिर जाना तो छोड़ो, मंदिर के नज़दीक वाली जो रोड है वहाँ पर भी आप नहीं जा सकते। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ पर केरला में। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बोल दिया, केरला एक ऐसी जगह है जो एक प्रकार से लुनाटिक असाइलम की तरह है। लुनाटिक असाइलम मतलब वो जगह जहाँ पर मेंटली इल लोगों का इलाज होता है, मानसिक रूप से जो बीमार हैं ऐसे लोगों का इलाज होता है। ऐसी जगह को कहा जाता है लुनाटिक असाइलम। तो केरला को इसी नाम से पुकारा गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ही मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 30 मार्च 1924 को। पूरी तरह से नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, और ये जो मूवमेंट थी ना एक प्रथा के अगेंस्ट थी। वाइकोम जो कोच्चि से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, आज के केरला के कोटायम डिस्ट्रिक्ट में। तो वाइकोम में महादेव टेम्पल था। महादेव टेम्पल के चारों ओर जो रोड्स थी, उन रोड्स को यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी सो कॉल्ड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, और इसी प्रथा के अगेंस्ट थी ये वाइकोम मूवमेंट। स्टार्ट की गई थी कुछ लीडर्स के द्वारा, जैसे टी के माधवन, के पी केसावा मेनन और जॉर्ज जोसेफ। इन लीडर्स ने गांधी जी की एडवाइस के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। बाद में इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया पेरियार के द्वारा, यानी ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, जो उस समय तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे।
मूवमेंट में देखो बहुत कुछ हुआ, टोटल 603 दिनों तक ये मूवमेंट चली। बहुत कुछ हुआ इस मूवमेंट में। शुरुआत में ये डिसाइड हुआ था कि 3 पर्सन्स अलग अलग कास्ट के वो रूल्स को डिफाई करेंगे और टेंपल की तरफ जो रोड जाती है वहां पे जाने की कोशिश करेंगे, और अगर उन्हें रोका जाएगा तो सत्याग्रह वो स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया इस सत्याग्रह में। जैसे मैंने आपको बताया 603 दिनों तक ये सत्याग्रह चला। इसमें देखो बल्कि जो सवर्णाज हैं, जिन्हें सो कॉल्ड हायर कास्ट वाला बोलते हैं, उन्होंने बल्कि ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया। अवर्णाज यानी सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको अलाउ करवाने के लिए कि वो भी टेम्पल्स में एंटर करवा सकें। सवर्णास के द्वारा यानी सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोगों के द्वारा 1 नवंबर 1925 से लेके 13 नवंबर 1925 तक वहां की जो राजधानी है त्रिवेंद्रम, वहां तक एक मार्च भी आयोजित करवाया गया था। वहां की जो सरकार थी, अथॉरिटीज थी, शुरुआत में तो देखो उन्होंने सत्याग्रहीज को अरेस्ट किया, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि सत्याग्रहीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि लोकल कैंप में, वाइकोम में जो कैंप बना हुआ था लीडर्स का, वहां पे लीडर्स को अरेस्ट किया जाए। तो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया कि अब मूवमेंट को लीड कौन करेगा। फिर जो पेरियार हैं इनको रिक्वेस्ट किया गया था आप मूवमेंट को लीड कीजिए। इन्होंने सक्सेसफुली मूवमेंट को लीड किया। बाद में देखो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन ट्रेवनकोर में नए युवा राजा ने जब गद्दी संभाली तो ये सारे जो प्रिजनर लीडर्स थे इनको रिहा कर दिया गया। फाइनली एक सॉल्यूशन निकला था। टेंपल के आसपास जो 3 रोड्स हैं उनको यूज करने की इजाजत होगी लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा। और फाइनली देखो 1936 में टेंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन आया। 1936 में कुछ सालों बाद, 10-12 साल बाद प्रोक्लेमेशन आया था, जिसमें इजाजत दी गई थी सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को कि वो भी टेंपल्स में आके पूजा पाठ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन फाइनली खत्म हुआ 1936 में। इस मूवमेंट में देखो दूर दूर से लोग आए अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अकाली दल के लोग आए पंजाब से, उन्होंने यहां पे लंगर चलाया। काफी रोड ब्लॉक्स भी आए। महात्मा गांधी यहां पे सिर्फ 10 दिन के लिए आए थे। बीच में जब मूवमेंट अपनी शाइन खो रहा था ना, मूवमेंट थोड़ी ढीली पड़ रही थी, तब गांधी जी आए थे 10 दिनों के लिए। और ब्लॉकेड्स चैलेंजेस और भी आए। जैसे देखो संचारा का मतलब है टेंपल्स के अराउंड जो गलियां हैं वहां पे फ्री एंट्री होनी चाहिए सबकी। इससे संबंधित एक रेजोल्यूशन आया था ट्रेवनकोर की असेंबली में, जो रिजेक्ट हो गया था। विरोध बहुत ज्यादा था ऑर्थोडॉक्स लोगों का, यानी उन लोगों का जो रूढ़िवादी हैं, जो पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखते हैं। कुछ लीडर्स ये भी चाहते थे कि इस मूवमेंट को, यानी टेंपल एंट्री मूवमेंट को, अब पूरे देश में स्प्रेड किया जाए। लेकिन गांधी जी नहीं माने थे। गांधी जी ने कहा था कि इस मूवमेंट को लोकल रखो। तो सिंबल बहुत बड़ा है ये वाइकोम सत्याग्रह का। सोशल जस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत बड़ा सिंबल है। और अभी देखो साउथ के अलग अलग राज्यों में ना इसे इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि कहने को ये मूवमेंट केरला में चली थी, लेकिन साउथ में अलग अलग रीजन से पूरी सपोर्ट आई थी। जैसे तमिल लोगों ने पूरा सपोर्ट किया था, जो पेरियार थे वो तो तमिलियन थे। और कन्याकुमारी, नागरकोइल, आसपास के रीजन्स में जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को पूरा समर्थन दिया था। लोकल मार्चेस ऑर्गेनाइज हुए थे। तो मूवमेंट की जो सिग्निफिकेंस है ना, वैसे तो पूरे इंडिया में होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल साउथ में ज़्यादा है, अलग अलग राज्यों में। और अलग अलग राज्यों में मूवमेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं इस मूवमेंट को याद करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित। वैसे देखो इस डिस्कशन के अंत में ना एक पुरानी वीडियो का आर्टिकल भी मैं अटैच कर दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। बेशक 2 की स्पीड में देखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वाइकोम सत्याग्रह इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री में पूछे जाने के लिए। इवन मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिनको 50 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए, उनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। तो वाइकोम सत्याग्रह भी अब 100वें साल में एंटर कर गया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल GPT 4 के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या है,
आपने अभी तक देखो चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, गूगल में सर्च मार के देखिए चैट जीपीटी, जिन्होंने मिस कर दिया है इसे। ओपन एआई कंपनी के द्वारा ये आर्टिफिशियल मॉडल तैयार किया गया है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी वेबसाइट पे आप जाओगे, आप अपना क्वेश्चन डालोगे टेक्स्ट फॉर्म में, आपको उस क्वेश्चन का तुरंत आंसर मिल जाएगा टेक्स्ट फॉर्म में। कुछ भी आप डालते हो, आप किसी फेमस पर्सन के बारे में सर्च मारते हो, जैसे हु इज नरेंद्र मोदी, या फिर आप बोलते हो कि प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम पंजाबी टू यूक्रेनियन, आप कुछ रेसिपी पूछते हो, हर चीज का आंसर मिल जाता है। हर चीज को मतलब आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे मत ले जाना, लेकिन हाँ, अच्छा मॉडल तैयार किया गया है ओपन एआई कंपनी के द्वारा, ये चैट जीपीटी। बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आने लगी कि चैट जीपीटी जो है यूपीएससी प्री के एग्जाम में फेल हो गया। इस आर्टिकल में भी यही बोला जाता है कि बहुत सारे एग्जाम्स चैट जीपीटी ने क्लियर भी किए और बहुत सारे एग्जाम में फेल भी हो गया। तो देखो, ये जो GPT-4 है ना, ये चैट जीपीटी का भी एडवांस वर्जन है। ये अभी पब्लिक के लिए पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। इसमें तो आप इमेज और टेक्स्ट दोनों के फॉर्म में सर्च कर सकते हो। रिजल्ट जो आएगा, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्जांपल वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी चल पड़ी है इंडिया में, तो जो आंसर आएगा वो टेक्स्ट फॉर्म में भी आएगा, इमेज फॉर्म में भी आएगा। आप कुछ जो आपके पास प्रोडक्ट्स पड़े हैं, फॉर एग्जांपल टमाटर है, प्याज है, उन सब की फोटो भेज के यहां भेज देते हो GPT-4 में, तो आंसर आएगा कि प्याज और टमाटर से आप ये डिश ट्राई कर सकते हो। मतलब आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, वो अवेलेबल है, उनकी फोटो लेके आप डाल देते हो GPT-4 में, तो आंसर आ जाता है कि इन अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स की वजह से आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। अच्छे आंसर्स मिलते हैं। अभी तक जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल बने थे ना, उतने अच्छे आंसर नहीं आते थे जितने अच्छे आंसर GPT-4 में आ रहे हैं। GPT-4 ज़्यादा कन्वर्सेशनल है, ज़्यादा क्रिएटिव है, टेक्स्ट और इमेज साइमल्टेनियसली दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। GPT-4 को टेस्ट किया गया काफ़ी सारे टेस्ट में जो ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं। जैसे देखो, GPT 3.5 जिन टेस्ट में सिर्फ 10 परसेंटाइल ले रहा था, उन टेस्ट में GPT-4 जो है वो 90 परसेंटाइल हासिल कर रहा है। इन्वायरमेंट साइंस, स्टैटिस्टिक्स, आर्ट, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे एग्जाम जो हैं क्लियर कर लिए GPT-4 ने, लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्स में फेल भी हो गया, जैसे एडवांस्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दोनों में 40% स्कोर किया। ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो ये है, जो ये GPT-4 है ना, बहुत सारी वाइट कॉलर जॉब्स को ख़त्म कर सकता है। वाइट कॉलर जॉब्स जैसे जर्नलिस्ट की जॉब है, कोड लिखना है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के द्वारा, उनकी जॉब खतरे में आ जाएगी। हालांकि जो साइंटिफिक जॉब्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स हैं, उनको फिलहाल इससे खतरा नहीं है। अब आने वाले समय में देखो, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, ये जो मॉडल है GPT-4 का, इसे अपने अपने ढंग से कैसे यूज़ किया जाए। जैसे एक प्रकार से एडटेक्स में भी होड़ लग गई है, बायजू, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, ये सारी जो कंपनीज है ना, इनमें भी एक कंपटीशन मच गया है कि बच्चों के डाउट को एड्रेस करने के लिए कैसे GPT-4 का इस्तेमाल किया जाए। अब ये ओपन एआई कंपनी ने GPT-4 जो डेवलप किया है ना, इस ओपन एआई कंपनी में ना माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट है, तो एक प्रकार से ये इनडायरेक्टली बोले तो माइक्रोसॉफ्ट का है GPT-4। तो इसको देखते हुए अलग अलग जो बड़ी कंपनीज है ना, जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये भी अपने अपने आर्टिफिशियल मॉडल को डेवलप कर रहे हैं चैट GPT-4 जैसे, मतलब चैट GPT और GPT-4 जैसे। GPT-4 से संबंधित और जो कंसर्न्स है ना, वो इस प्रकार से हैं। देखो, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित टूल या फिर मॉडल है ना, वो काम करता है डेटा सेट पर। अब चैट GPT या फिर GPT-4 जो आंसर देता है हमारे क्वेश्चंस का, वो आंसर कहाँ से उठाता है, डेटा सेट कहाँ से लेता है आंसर फ्रेम करने के लिए,
पूरी तरह से तो ओपन एआई कंपनी ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बताया है डेटा सेट का सोर्स क्या है, लेकिन जाहिर तौर पे जिस प्रकार के आंसर्स आते हैं, डेटा सेट देखो इंटरनेट है, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन उठाता है चैट जीपीटी और अपने हिसाब से आंसर फ्रेम करके दे देता है। अब एक चीज आपको भी पता है, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी सही नहीं है। बहुत सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर इनएक्यूरेट है, बहुत सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर बाइस्ड है। एक चीज और देखिए ना, अभी इंटरनेट की एक्सेस ज्यादा वर्ल्ड में डेवलप कंट्रीज के पास में है। इंडिया में भी अभी तक इंटरनेट सभी लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हालांकि संख्या इंक्रीज हुई है कुछ सालों में, लेकिन डेवलप कंट्रीज में इंटरनेट ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और मेल लोग ज़्यादा करते हैं। तो इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है ना, वो ओवर रिप्रेजेंटेड है बाय मेल्स। तो चैट जीपीटी कंपनी को ये कंसर्न्स बताए गए, उन्होंने कहा कि हाँ हम इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो आने वाले जो वर्जन्स होंगे जीपीटी के उसमें हम मॉडरेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कंटेंट बिल्कुल बाइस्ड ना हो। बट देखो ऐसा इंश्योर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, वो तो इंटरनेट पर रिप्रेजेंटेड ही नहीं है ना, उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन तो बहुत कम मिलेगी जो उनके द्वारा लिखी गई है, तो उनका व्यूज तो आपको मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा इंटरनेट पर तो प्रोपगेंडा भी चलता है, जैसे हमारे देश की पॉलिटिक्स में बहुत सी गलत इंफॉर्मेशन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा स्प्रेड की जाती है अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो जो GPT-4 या फिर आगे के वर्जन्स हैं ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार हो जाएं, मतलब अपने आंसर्स में ऐसी इंफॉर्मेशन देने लगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हैं। समझ गए? तो ये कमियां हैं GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है इसमें। होप कि आने वाले सालों में विभिन्न कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे मानवता की भलाई के लिए, इसका मिसयूज नहीं होगा, इसका सही ढंग से इस्तेमाल होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ड्यू क्रिश्चियन लउस लैंग का एक आर्टिकल है, टेक्नोलॉजी जो है वो इफेक्टिव सर्वेंट है बट एक बहुत खतरनाक मास्टर है। आजकल वही देखने को मिल रहा है। डिजिटल मिनिमलिज्म के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तो ये डिस्कस किया था किस प्रकार से अगर देखो आप इंटरनेट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल कर रही है। फॉर एग्जांपल आपको पता भी नहीं लगता कि आपने यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते देखते कितना टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक मास्टर है। आपका टाइम जो कि सबसे ज़्यादा कीमती है किस प्रकार से तबाह हो जाएगा आपको पता भी नहीं होगा। देखो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये ट्रांजिशन देखा है, किस प्रकार से पहले वायर वाले टेलीफोन इस्तेमाल होते थे, फिर नोकिया वाले सेल फोन आए, फिर एकदम से बिल्कुल हल्के से स्मार्टफोन आए अलग अलग कंपनीज के, एप्पल के, सैमसंग के। अब तो देखो हर साल इवन एक साल में 2 बार कई मोबाइल कंपनीज नए नए वर्जन रिलीज कर देते हैं। जैसे आईफोन 14 आ गया, अभी पता नहीं 14 आ गया या 15 जो भी है, मतलब हर साल नया वर्जन आ जाता है आईफोन का, सैमसंग का अलग अलग सीरीज चल रही है, गैलेक्सी की अलग सीरीज, ये सब। तो पुराने जो वर्जन हो जाते हैं ना, इंसान की फितरत ऐसी होती है कि जिसके पास पैसे हैं उसका मन करता है कि नया वर्जन मैं लूँ। बट देखो इस चक्कर में ना बहुत सारे जो पुराने फ़ोन्स हैं ना वो ई वेस्ट के फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी आज के समय में हर एक सेक्टर को प्रभावित कर रही है, फूड, ट्रांसपोर्ट, जो भी आप सोच सकते हो, हर एक सेक्टर को टेक्नोलॉजी टच कर चुकी है। तो आज ऑलमोस्ट 10 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि डेटा गलत है, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन के आसपास है, तो 10 बिलियन लोग कैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब डेटा कुछ ऐसा होगा शायद कि 10 मिलियन मोबाइल फ़ोन हैं, किसी किसी के पास 2 फ़ोन भी होते हैं, 3 भी होते हैं, लेकिन ये डेटा गलत है, इसको आप इस्तेमाल मत करिएगा। मतलब पॉइंट आप समझ गए ना कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है और
कंप्यूटर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, लैपटॉप्स का, कंप्यूटर्स का, डेस्कटॉप्स का। मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो ये सारे ना बाद में ई वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। अब ई वेस्ट के नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादातर ई वेस्ट जो है इनको अच्छे से डिस्पोज नहीं किया जाता, तो ये लैंडफिल्स में आ जाते हैं। मतलब कूड़े के जो ढेर हैं वहाँ पे ये ई वेस्ट इकट्ठा हो जाते हैं। फिर इनसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होती है, स्किन इरिटेशन होता है, लंग्स में इन्फेक्शन, किडनी में प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें होती हैं। और हार्मफुल गैसेस का रिलीज होना मतलब सोइल जो है, मतलब लिक्विड भी कई बार रिलीज होता है तो सोइल कंटामिनेट हो जाती है, वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचता है। एक डेटा है, हर साल 5.3 बिलियन फोन्स जो हैं वो फेंक दिए जाते हैं, और पिछले 5 सालों में ई वेस्ट जो है वो 21% की रेट से बढ़ रहा है। 2030 आते आते ये 74.2 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। अगर इनको रिसाइकल या फिर डिस्पोज नहीं किया जाता है प्रॉपरली, तो ई वेस्ट में जो हैवी मेटल्स होते हैं वो काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगे, जिससे सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर देखो इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो एक इंडिविजुअल काफ़ी तरह के सॉल्यूशन ले सकता है ई वेस्ट को रोकने के लिए। जैसे आपका स्मार्टफोन ख़राब हो जाता है तो नया स्मार्टफोन लेने के बजाय उसे रिपेयर करवाने के बारे में सोचिए। पुराने जो आपके डिवाइसेस हैं, जैसे पुराना लैपटॉप, कंप्यूटर, नोटपैड, इसे या तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को दान दीजिए, या फिर स्कूल में दान दे दीजिए, या फिर आपके आसपास कोई नीडी पर्सन है, ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसे दान दे दीजिए। इसके लिए देखो शुरुआत से ही, मतलब ई वेस्ट काफ़ी खतरनाक है, इसको कम से कम जनरेट करें। इससे संबंधित एजुकेशन ना स्कूल करिकुलम में भी शामिल की जाए, मतलब हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए कि उनमें ये टेंडेंसी होनी चाहिए वो कम से कम ई वेस्ट जनरेट करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहे हैं, कुछ अच्छे बदलाव, उनको भी अडोप्ट किया जाए ई वेस्ट जनरेशन को रोकने के लिए, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ये हेल्प कर सकते हैं कम ई वेस्ट जनरेट करने में। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जैसे कैसीफाई, एटीरियो रिसाइकलिंग, नमो ई वेस्ट, बिन बैग, ये काफ़ी सारे सॉल्यूशंस लेकर आए हैं ई वेस्ट को होने से रोकने के लिए या फिर रिसाइकलिंग से संबंधित। ई वेस्ट को रिसाइकल करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे वैल्यूएबल मेटल्स, प्लास्टिक, ग्लास। तो रिसाइकलिंग जब होती है ना, तो मतलब एक तो वो ई वेस्ट जो पहले कूड़े के ढेर में जा रहा था वहाँ पे नहीं जाता, कूड़े के ढेर में जाने से जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे थे वो हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। दूसरा देखो वैल्यू यूटिलाइजेशन भी तो हो जाता है ना, पहले आप उसे वैसे ही फेंक रहे थे, अब आपने किसी प्रकार से रिसाइकल कर लिया, तो वेस्ट कम जनरेट हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है, और मटेरियल्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये सब फायदे होते हैं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं 5G रेवोल्यूशन अब आ रहा है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स पुराने हो जाएंगे, उनको रिसाइकल करने की आवश्यकता होगी। तो इंडिविजुअल्स को ये समझने की आवश्यकता है कि कम से कम आप बदलाव लाएं, मतलब आप इंडिविजुअल्स में अवेयरनेस होनी चाहिए ई वेस्ट के बारे में। अभी उतनी अवेयरनेस है नहीं। दूसरे वेस्ट की तो बहुत बात होती है, कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन ई वेस्ट किस प्रकार से नुकसानदायक है, कम से कम जनरेट किया जाए, इस बारे में अवेयरनेस जो है वो काफ़ी कम है। तो ई वेस्ट एक ग्रोइंग कंसर्न है, मतलब चिंता का विषय है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। और इंडिविजुअल की जो लालच होता है, ग्रीड होता है, नए नए गैजेट्स के प्रति ट्रैक्शन होता है, वो उसे मजबूर कर देता है पुराने गैजेट्स को छोड़ के नए गैजेट्स परचेज करने के लिए। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लिए चुनौती बनता जा रहा है ई वेस्ट। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ई वेस्ट से संबंधित। अब देखो हम डिस्कशन समाप्त करें उससे पहले जो मैंने आपको बोला था, वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित जो आर्टिकल है उसे रिवाइज कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 ऐसे एथिक्स और जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वाइकोम सत्याग्रह है क्या?
देखो 1924 और 1925 में 20 महीनों तक चला ये सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह। ये सत्याग्रह अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था। पुराने समय में पूरे भारत में कई कई जगहों पर और केरल में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था। सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो हिंदूज थे उनको मंदिरों में एंटर नहीं करने दिया जाता था, और ना सिर्फ मंदिरों में बल्कि मंदिर की तरफ जाने वाली जो रोड्स थी उन पर भी एंट्री बैन होती थी लोअर कास्ट के लोगों की। काकीनाडा में मीट ऑर्गेनाइज हुई थी कांग्रेस पार्टी की 1923 में। उस समय टी.के. माधवन इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी कि डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा हो रहा है लोअर कास्ट के लोगों के साथ और डिप्रेस्ड सेक्शंस के साथ। तो उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई थी एक मूवमेंट चलाई जाए अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। तो केरल में एक कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसमें अलग अलग कास्ट के लोग थे और उस कमेटी को लड़ाई लड़नी थी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। कमेटी के चेयरमैन थे के कलप्पम, कमेटी में टी.के. माधवम, मेनन और के नीलाकांतन नंबूथरी और टी.आर. कृष्णास्वामी अय्यर, ये सब लोग शामिल थे। फरवरी 1924 में उन्होंने डिसाइड किया कि केरला प्रयत्नम को लॉन्च किया जाए। ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी ताकि सभी लोगों को अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मंदिर में एंटर करने का और भगवान की पूजा करने का। केरल में एक जगह है वाइकोम, वाइकोम में शिव टेम्पल है, वहाँ पर ये मूवमेंट केंद्रित थी। और ये वाइकोम जो है आज के समय में केरल के कोटायम डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस समय देखो डिप्रेस सेक्शंस के लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था केरल में वो थे इजावा और नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु का नाम आपने सुना होगा, स्पेक्ट्रम में उनके बारे में लिखा भी हुआ है। उन्होंने ये स्लोगन दिया था, वन गॉड, वन रिलीजन, वन कास्ट। श्री नारायण गुरु ने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और टेम्पल एंट्री के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। श्री नारायण गुरु भी इजावा कास्ट से थे। तो ये तो हमने काइंड ऑफ बेसिक चीज़ें डिस्कस की वाइकोम सत्याग्रह के बारे में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है गांधी जी का क्या रोल था इस वाइकोम सत्याग्रह में। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे ना तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह को लीड किया और ना ही बहुत बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब ये सत्याग्रह चल रहा था, 20 महीनों का ये सत्याग्रह था 1924 और 1925 में, और जब ये सत्याग्रह चल रहा था तो 10 दिनों के लिए गांधी जी ने विजिट किया था वाइकोम में जहाँ पर ये सत्याग्रह चल रहा था। और इसके अलावा वैसे समय समय पर गांधी जी से कंसल्ट कर रहे थे वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस सत्याग्रह में डायरेक्टली। तो उन्हीं 10 दिनों के बारे में बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। आर्टिकल में बताया जाता है 9 मार्च 1925 को शाम को 6 बजे वो वाइकोम में पहुँचे। वैसे प्लान के अनुसार उन्हें 4 बजे पहुंचना था। देरी इसलिए हुई थी क्योंकि बोट्स गई थी गांधी जी का वेलकम करने के लिए और गांधी जी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बोट्स को यहाँ से ले जाओ, मैं अपना स्वागत नहीं चाहता। तो एक बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है, स्ट्रगल के दौरान गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो आइडियली सही थे, मोरली सही थे, लेकिन उनसे जो उनके सपोर्टर्स थे उनकी स्पिरिट डाउन होती थी। लेकिन आज के समय में जैसे कई लीडर्स अपने सपोर्टर्स की विश के सामने घुटने टेक देते हैं, गांधी जी ऐसे नहीं थे। वो अपने मोरल्स को, वैल्यूज़ को कभी नहीं छोड़ते थे, चाहे बेशक सपोर्टर्स नाराज ही क्यों ना होते हों। मतलब सपोर्टर्स की विश के सामने, गलत विश के सामने गांधी जी घुटने नहीं टेकते थे। उसके बाद देखो एक एक डिटेल डिस्कस की हुई है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया जाता है, जैसे ही गांधी जी ने एंटर किया वाइकोम में, वेलकम एड्रेस के दौरान स्टेज पर जब गांधी जी बैठे हुए थे तो उन्होंने एक रजिस्टर्ड मेल को प्राप्त किया जिसमें ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स अनटचेबिलिटी के पक्ष में बोल रहे थे और गांधी जी के स्टैंड को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन उस दिन गांधी जी का मौन व्रत था, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सीधा सत्याग्रह आश्रम में चले गए। तो इस प्रकार की डिटेल्स कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में वो ये हैं, गांधी जी ने अपने 10 दिनों के दौरान सभी स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया। श्री नारायण गुरु जो लीड कर रहे थे इस सत्याग्रह को, उनसे कंसल्ट किया गांधी जी ने, उनके साथ मीटिंग की। महारानी रीजेंट, दीवान, पुलिस कमिश्नर, यहाँ तक कि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे उनके साथ भी गांधी जी ने कंसल्ट किया, उनके साथ भी मीटिंग की। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जो कुछ ये हो रहा है
कि डिप्रेस्ड सेक्शन के लोगों को मंदिरों में नहीं एंटर करने दिया जाता, रोड्स पर नहीं एंटर करने दिया जाता, ये सही है, ये शास्त्रों के अनुसार है, ये जो हिंदू टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो गांधी जी ने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन तो ये था कि आप वाइकोम में या फिर ट्रावेनकोर में रेफरेंडम करवा लीजिए। अगर रेफरेंडम में सभी लोग मेजोरिटी के साथ ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सही है, तो हम आपकी बात को मान लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया था मीडिएशन करवा लिया जाए। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को बोला गया आप अपनी तरफ से एक सेकुलर सेंड कर दीजिए और सत्याग्रहियों की तरफ से भी हम एक सेकुलर सेंड कर देंगे और दीवान जो है वो वर्डिक्ट को प्रोनाउंस कर देंगे मीडिएशन के बाद। गांधी जी ने यह भी कहा था अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो सत्याग्रहियों की तरफ से जाएंगे मदन मोहन मालवीय। लास्ट में तीसरा ऑप्शन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को यह दिया गया था कि आप साबित कर दीजिए, मतलब आपको लगता है जो कुछ आप कर रहे हो ये सही है, तो आप वो टेक्स्ट लेके आइए जिनके आधार पर आप बोल रहे हो कि ये सही है, कौन से हिंदू टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है। तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ने तीसरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उससे पहले देखो एक खास बात ये, गांधी जी ने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को पूरा मौका दिया कि आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए और अगर आप सही साबित हुए तो सत्याग्रही आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप गलत अगर साबित हुए तो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप वर्डिक्ट को मानो या फिर ना मानो। तो इससे बहुत सारे जो सत्याग्रही हैं या फिर सपोर्टर्स हैं वो नाराज भी हुए कि अगर हम हार गए तो हमको माननी पड़ेगी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स की बात, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स अगर हार गए फिर भी उनकी मर्जी है वो वर्डिक्ट को स्वीकार करें या फिर ना करें। तो इस बारे में गांधी जी के व्यू काफी स्ट्रोंग थे। उनको लगता था ये लड़ाई सच की लड़ाई है और हम हार ही नहीं सकते, हमें पता है हम बिल्कुल ठीक है, मतलब हारने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स का जो स्टैंड है वो इससे एक्सपोज हो जाएगा और आखिर में वही हुआ भी। खैर हम उस पॉइंट पे फिर से चर्चा करते हैं। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ने तीसरे प्रपोजल को स्वीकार किया और वो एक टेक्स्ट लेके आए। टेक्स्ट का नाम क्या था? शंकरा स्मृति। गांधी जी ने कहा कि ये जो टेक्स्ट आप लेके आए हो ये ऑथेंटिक नहीं है ये टेक्स्ट। और दूसरे जो नारायण मेनन थे या फिर दूसरे उस समय जो बड़े सेकुलर्स थे उनके पास भी उस टेक्स्ट को ले जाया गया और उन्होंने भी माना कि ये जो टेक्स्ट प्रेजेंट किया गया है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स के द्वारा शंकरा स्मृति, जिसमें अनटचेबिलिटी को जायज ठहराया गया है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ऐसा करके देखो बेशक वाइकोम सत्याग्रह उस समय खत्म नहीं हुआ था, थोड़ा और लंबे समय तक चला, लेकिन गांधी जी ने पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल एकदम से सत्याग्रहियों के पक्ष में कर दी थी और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को समझ में आ गया था कि जनता उनके साथ नहीं है और उनका जो स्टैंड है वो मोरल नहीं है। तो ये एक मेजर रीजन रहा इस सत्याग्रह के सफल होने का। तो ये कुछ चीजें आप लिख सकते हो जब अगर मेंस में वाइकोम सत्याग्रह के बारे में 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आ जाता है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करने का फायदा देखो ये हुआ, जैसे गांधी जी पेरियार से मिले और गांधी जी नारायण गुरु से मिले, पुलिस कमिश्नर से मिले, जो महारानी रेजेंट थी उनसे मिले। तो इन सब से मिलने का फायदा ये हुआ मिथ टूटते गए। जैसे महारानी रीजेंट से जब वो मिले तो ये मिथ टूट गया कि महारानी जो रीजेंट हैं वो इस मूवमेंट के अगेंस्ट हैं। पुलिस कमिश्नर से जब वो मिले तो ये मिथ टूट गया कि पुलिस सत्याग्रहियों को सप्रेस करने का काम कर रही है। तो ये सब फायदे हुए वाइड स्केल पे जो कंसल्टेशन गांधी जी के द्वारा किया गया इस सत्याग्रह के दौरान। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।